नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू मेदिनीपुर। अब मैंने मेदिनीपुर क्यों कहा, इसका जवाब है ये। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी के बारे में। और अगर हमें इनके बारे में पढ़ना है तो हमें मेदिनीपुर तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ रह के अपने घर में बैठ के आप उनके बारे में कैसे पढ़ सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए आपको मेदिनीपुर बंगाल में जाना पड़ेगा। तो चलें फिर आगे बात करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। और मैंने आपसे पहले भी कही थी, मेरे साथ जब आप हिस्ट्री सीखेंगे तो आपको लीजिए पेन पेपर, क्योंकि कुछ डेट्स वगैरह रखनी होती है, बट दिमाग खोल कर बैठना, क्योंकि आपको अपने दिमाग से पहुंचना है, इमेजिनेशन से आपको पहुंचना है। पिक्चर बनाते बनाते आपको पूरा कर देना है, पूरा काम तमाम। तो आज चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। मेदिनीपुर चलो मेरे साथ मेदिनीपुर। अब हम आ गए बंगाल, मेदिनीपुर 1889 में। कहाँ 1889 में? क्यों अब 1889 में क्यों आए? क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1889 में। खुदीराम बोस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खुदीराम बोस वन ऑफ द यंगेस्ट स्वतंत्रता सेनानी, यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर थे, जो कि जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया था भारत की आज़ादी के लिए। भगत सिंह जी रहे हैं। और 18 साल की उम्र में, सिर्फ सोच रहे हैं 18 साल की उम्र में कोई इंसान अपने आप को खुशी खुशी मुस्कुराहट के साथ कुर्बान कर दे अपने देश के लिए। आज के टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कोई, इसलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इनका जन्म 13 दिसंबर 1889 को मेदिनीपुर में हुआ था। आप बस कुछ डेट्स को देख लीजिए, क्योंकि वो आपको थोड़ा रिमेम्बर करना होगा। आगे मैं बता दूंगा डेट्स को कैसे आप बिल्कुल चुटकियों में ना याद भी ना करें। ट्रिक वाइज दिखाऊंगा मैं आपको कि कोई डेट्स, ज़्यादातर डेट्स आपको याद भी नहीं करनी पड़ेगी। तो 13 दिसंबर 1889 में आपको इनका जन्म हुआ मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अब इनके पिताजी के बारे में बताएं कि इनके पिताजी तहसीलदार थे। और इनके पहले इनके ऊपर 3 बड़ी बहनें इनकी थी, प्लस 2 भाई इनके हुए थे, वो जल्दी स्वर्गवास हो गए। और इनकी 3 बड़ी बहनें थी, उसके बाद चौथे भाई थे। और करीबन 6 साल की उम्र में इनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके अगले साल 7 साल की उम्र में इनके पिताजी का भी देहांत हुआ, ये बिल्कुल अनाथ हो गए। तब हुआ क्या कि उस समय इनकी जो बड़ी बहन थी अरप्पा राय, वो उनको अपने साथ दासपुर ले गई। उनका विवाह हो गया था, तो वो अपने साथ दासपुर ले गई। वहाँ पे उनके हस्बैंड ने इनको हैमिल्टन हाई स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, एडमिशन करा दिया। वहाँ पे अपनी स्कूलिंग करते रहे थे। तो वहाँ जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ इनकी जिंदगी में पूरा जीवन परिचय में चेंज आया, क्योंकि ये जुड़े वहाँ पे जाके अनुशीलन समिति से। अनुशीलन समिति वो समिति थी जो बहुत पहले से स्टार्ट हुई थी, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आ गई थी। इतने सारे इसमें अनुशीलन समिति में मोस्टली सभी लोग बंगाल से जुड़े हुए थे भारत की स्वतंत्रता के लिए। इसके अगर हम कहें कि बनाने का पीछे मोटो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, इन सब लोगों ने अपनी सोच के थ्रू अनुशीलन समिति बनाई। तो उसके बाद जब अनुशीलन समिति में जुड़े तो इनका जो परिचय हुआ, अभी इनकी बहुत यंग एज चल रही है, इनका परिचय हुआ बरेंद्र कुमार घोष के साथ। अब बरेंद्र कुमार घोष कौन थे? बरेंद्र कुमार घोष थे श्री औरोबिंदो घोष जी के भाई। औरोबिंदो घोष आपको पता है, सब राइटर, लिटरेचर, स्वतंत्रता सेनानी। उन्होंने बंगाल के लिए बहुत कुछ बोला, बंगाल के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही उनके भाई भी एक रिपोर्टर थे, जर्नलिस्ट थे। और इनके जब कॉन्टेक्ट में आए तो ये महज 15 साल की एज में स्वयं सेवक बन गए। महज 15 साल की एज में कोई इंसान स्वयं सेवक बन गया। उसने ठान लिया कि मुझे अपने देश के लिए लड़ना है। और सबसे पहली गिरफ्तारी भी उनकी 15-16 साल की एज में ही हुई, जब उन्होंने पुलिस स्टेशन के पास बम बनाने के लिए किसी के साथ दे रहे थे। तो उस समय जब पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो महज 15-16 साल में इनकी गिरफ्तारी भी स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा उनका खुदीराम बोस जी का जीवन परिचय देखें, क्योंकि अब जो आगे आएगा वो है मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसकी वजह से इनको शहादत मिली और जो इनके जीवन में सबसे पीक पे है। तो उसके बारे में हम बहुत विस्तार से, मतलब अच्छी तरीके से ट्रिक पर बड़ी पढ़ेंगे। पर
इसमें से आपको डेट्स देखनी है कि 1889 में इनका जन्म हुआ था मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए मेदिनीपुर में अभी भी खड़े हैं आप, अपने घर में नहीं, आप मेदिनीपुर में हैं, देख लो आसपास गाड़ी वाड़ी चल रही है, मेदिनीपुर में। और तो अब हम चलेंगे वापस, अब हम जाएंगे यहाँ से कहाँ, मुजफ्फरपुर। रुको रुको रुको, हाँ यूपी वाला नहीं भाई साहब, ये बंगाल वाला। अब खासतौर से अब तो वैसे मुजफ्फरपुर ही बिहार में है, पर हमें चलना है ये बंगाल वाले में, मुजफ्फरपुर में, ठीक है। यूपी वाला नहीं, वो दूसरा है, वो गुंडा वाला दूसरा है। अब हमें चलेंगे बंगाल वाले मुजफ्फरपुर में, चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं मुजफ्फरपुर। जैसा कि हमने बात करी थी, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेंसी केस, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है षड्यंत्र करना। तो अब ये षड्यंत्र किसके लिए किया गया था, क्यों किया गया था, ये बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। षड्यंत्र किया गया था किंग्सफोर्ड डगलस, जो कि आपके 1905 में अलीपुर मजिस्ट्रेट के सबसे बड़े हेड थे। और अब ये 1905 मैंने क्यों बोला, 1905 में याद करो क्या हुआ था यार, क्या याद तो करो थोड़ा थोड़ा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, भंग जिसे किसने किया था, जल्दी जल्दी, लॉर्ड कर्जन ने। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था तो आपको पता है पूरा बंगाल जला था, हर कोई रोडों पे मतलब निकल गया था, स्वदेशी आंदोलन चला दिया गया था कि हम अपना स्वदेशी अपनाएंगे, बाकी चीज़ों को जला रहे थे, बहुत सारे आंदोलन हुए थे। तो उसमें स्वतंत्रता सेनानी इतने सारे पकड़ लिए गए थे, तो यही डगलस थे, किंग्सफोर्ड डगलस, जिसने उनको इतना ज़्यादा दंड दिए थे, इतने क्रूर दंड दिए थे, इतने क्रूरता की मतलब सारी हदें लांघ दी थी। तो उस दिन से 1908 तक हर दिन यही कोशिश की जाती थी कि कैसे इनको टेबलवाएं, ऊपर पहुंचाएं। तो ये कोशिशें चलती रही चलती रही चलती रही, 1908 का समय तक आ गया, पर वो कामयाब नहीं हो पाए, बीच में चली गई। तब 1908 में हम पहुंच गए मुजफ्फरपुर। यहाँ अनुशीलन समिति ने जिम्मा सौंपा दो लोगों पर, दो युवा लोगों पर, खुदीराम बोस जी पर और प्रफुल्ल चाकी जी पर। इन दोनों को, ये दोनों निपुण थे बम बनाने में बहुत बढ़िया तरीके से। पहले मैंने बताया नहीं 15 साल की एज में, इसलिए। तो अब क्या हुआ, ये लोग गए मुजफ्फरपुर, क्योंकि उस समय पोस्टिंग वहीं पे थी डगलस की। तो अब क्या, ये लोग जाके वहाँ पे रेकी की, और पहले भी जाके थोड़ी बहुत रेकी की क्या होता है। फिर 29 अप्रैल को ये लोग गए मुजफ्फरपुर। वहाँ पे 29 अप्रैल को, अब आप सुनो ना, अब आप ढंग से पहुँच जाओ। अब हम 29 अप्रैल को खड़े हैं, पूरे दिन ऐसे खड़े खड़े रेकी देखी इनकी कैसे कर रहे। अब आधा रात को आखिर बंद और बस इमेजिनेशन में घुस जाओ। रात का समय है, 8:30 बज रहे हैं, रात के 8:30 मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो मजिस्ट्रेट डगलस अपनी बीवी और पत्नी की, अपनी दोनों एक ही है, अपनी बीवी और बेटी के साथ पोलो खेल रहे हैं। तो वो रात के 8:30 बजे ये लोग बाहर खड़े हैं बम लेके कि आएंगे सही। तो रात के 8:30 बजे वो लोग निकल के आए। अब ये लोग रेकी कर रहे हैं, देख रहे हैं आए। तो अब उन्होंने गाड़ी तो देख ली थी पहले, ये इस कलर की गाड़ी है, पर ये नहीं देख पाया कि वहाँ पे गाड़ियाँ सेम ही हैं। मसला ये हो गया कि जिस गाड़ी में डगलस बैठे थे, उसी सेम कलर की गाड़ी, सेम गाड़ी में वही बैठी थी और उसकी बीवी और लड़की। तो दो गाड़ियाँ आगे पीछे चल रही थी। तो इनको कंफ्यूज, मतलब ये समझ में नहीं आया कि कौन सी गाड़ी में वो है। तो उन्होंने ये फेंकी कि हाँ इसी में होगा, उन्होंने मार दिया। और बशर्ते उसमें डगलस नहीं था, वो पीछे वाली गाड़ी में था। डगलस के आगे जो गाड़ी चल रही थी वो थी, उसमें उसकी बीवी और उसके लड़की बैठी थी। बम फूटने की वजह से दोनों का देहांत हो गया। वो लड़की उसी समय मर गई थी और उसकी वाइफ 1-2 दिन बाद थोड़ा इतना ज़्यादा जख्म हो गए थे तो वो अपने आप क्योर नहीं कर पाए। तो इसका खासा वैसे महात्मा गांधी जी ने को इसका विरोध किया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहिए, इस तरीके से आज़ादी नहीं मिल पाएगी। इसका फिर सहयोग भी किया था कि हमें अब मतलब इस चीज़ का नहीं कि हमें इनोसेंट लोगों को मारना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि अब हमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भी कहा था कि अब हमें स्वराज चाहिए कैसे भी कर अब हम लेकर रहेंगे और हमें
हिंसा का तरीका अपनाना होगा। तो अब क्या हो गया कि काम तो खराब हुआ, वो तो जिसको मारना था वो तो मरा नहीं। अब क्या करें, ये लोग रात को भागे। अब भागते 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 रातों रात पूरे शहर में फैल गया था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में आज तक ऐसा बम धमाका हुआ ही नहीं था, ये पहली बार हुआ था। तो भागते भागते सुबह हो गई, पुलिस चारों तरफ फैल गई। ये पहुंचे एक बेई नामक स्टेशन पे, 25 से 30 किलोमीटर दूर बेई नामक स्टेशन पे पहुंचे दोनों। चाय की स्टॉल पे गए, वहाँ पे चाय पीने लगे। रात से भाग रहे हैं, पसीना तरबतर, मिट्टी धूल। वहाँ पे आसपास पुलिस वाले खड़े। अब फोटो तो पता नहीं था किसी को उनका, पर इनकी शक्लें देखकर मतलब बहुत यार, सोचो रात से कोई इंसान भाग रहा है इतना तत्पर, लग जाता है ना कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कांड करके आए हैं। तो अब क्योंकि उन लोगों ने थोड़ी तफ्तीश की, पूछताछ की, और पूछताछ में उनको संदेह हो गया कि ये दोनों वही हैं। तो उसमें से 2-3 पुलिस वाले आए और थोड़ा मुठभेड़ होने लगी। मुठभेड़ में खुदीराम बोस जी ने खूब मेहनत करी छुड़ाने की, छुड़ाने की खूब मतलब हाथापाई चलाई, उसका गला पकड़ा, सब पकड़ा, पर अंत में खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया गया। और वहाँ पे प्रफुल्ल चाकी वहाँ से निकल गए। प्रफुल्ल चाकी भागते हुए आगे पहुँच गए और दूर आगे चले गए। तो खुदीराम बोस जी को वहाँ पे पकड़ लिया गया था। खुदीराम बोस जी जिस स्टेशन, बेई नामक स्टेशन पर पकड़े गए, उसका नाम है आज खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। नाम ही चेंज कर दिया, अब उसका नाम कर दिया खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। मेरा ये मानना है, देखो एक खिचड़ी की तरह मत बनाओ, छोटा छोटा स्लोली स्लोली चलते जाओ। कि मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस कुछ नहीं था, उसमें किंग डगलस किंग्सफोर्ड को मारना था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी गए थे, रात के 8:30 बजे थे, पोलो खेल के आए थे, बम फेंका, दूसरी गाड़ी पर पड़ गया, सेम कलर के वैसे, उनकी बेटी बीबी मर गई। वो भागे स्टेशन पे, वहाँ पे खुदीराम बोस जी को पकड़ लिया गया। फुल फिर आगे चलते हैं, सिंपल। मैं इसलिए आपको कोशिश करता हूँ कि इमेजिनेशन से पढ़ाऊँ, आपको पिक्चराइज वाइज कराऊँ, क्योंकि ये हिस्ट्री आपको बिना सोच के, बिना मूवी बनाए आ ही नहीं सकती। मूवी तो आपको बनानी पड़ेगी, बस कैसे भी करोगे आप खुद अपने डायरेक्टर बनाओ, कैसा भी चेहरा लगा दो, किसी को भी लगा दो, क्या फिक्र है। तो अब क्या करें, प्रफुल्ल चाकी भागे भागे भागे, वो थोड़ी दूर गए, वहाँ से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, हावड़ा पहुँचे। वहाँ पे जिस गाड़ी में वो बैठे थे ट्रेन में, उसी डिब्बे में पुलिस वाला बैठा था। तो उसको शक हुआ, तो वो एक स्टेशन पे पानी पीने प्रफुल्ल चाकी उतरे, तो वहाँ पे शक हुआ, जिसकी वजह से उनके भी बीच मुठभेड़ हो गई। पर प्रफुल्ल चाकी जी ने बाद में ये चीज़ स्वर्गीय चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपनाई थी, बट प्रफुल्ल चाकी जी ने भी वही किया कि मैं अंग्रेज़ों से पकड़ूंगा नहीं। उन्होंने खुद को शहादत दी, खुद को गोली मार ली, पर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए। प्रफुल्ल चाकी जी की शहादत हुई थी। और क्या कहते हैं, खुदीराम बोस जी के खिलाफ केस चला अदालत में। उन्होंने पूरा, उनको नहीं पता था खुदीराम बोस के प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर खुद को मार लिया, शहादत कर लिया, बट उन्होंने सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, नहीं भैया मैंने किया है और कोई था ही नहीं। पर यार सोच सकते 18 साल की उम्र में कोई लड़का इस तरीके की सोच रखता हो अपने देश के लिए। एक खास एक वो है वाक्य, जब उनका अदालत में केस चल रहा था, तो जज ने पूछा आपको कुछ कहना है खुदीराम बोस जी से, बोलो यार कुछ कहना हो तो खुदीराम बोस जी ने कहा रुके, बोला। उन्होंने कही कि आप मुझे बस थोड़ा समय दे दोगे, सबसे सब वकील लोग बैठे थे, वकील उनसे सबसे कही आप लोगों हमका थोड़ा समय दे दो यार, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा समय दे दोगे तो मैं जज को भी बम बनाने में कौशल कर दूंगा बिल्कुल। तो सब सरप्राइज, ये क्या रहे हैं, वो मुस्कुरा से कह रहे थे कि आप मुझे थोड़ा सा समय अगर दे दोगे तो मैं जज को भी कौशल कर दूंगा बम बनाने में। ये जज्बा था, खुशी खुशी, कोई दख नहीं, कोई वो नहीं। उनसे कहा आप हाईकोर्ट में अपील कर दो, नहीं मुझे नहीं करनी। तो इस तरीके से 11 अगस्त को उनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। 2-3 सुनवाइयों के बाद 11 अगस्त को सुबह 6 बजे उनको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद उनका जेल के बाहर, जिस जेल में दी गई थी आज भी उस जेल का नाम भी खुदीराम बोस जेल कर दिया गया है। और उसके बाद जैसे ही फांसी दी गई तो उनकी शोक सभाएं पूरी चलती रही, मतलब पूरे जिले में जहाँ से उनकी पार्थिव शरीर निकल रहा था वहाँ से फूलों की वर्षा हो रही थी। सोच सकते हैं 18 साल की एक जवान लड़की की इस तरीके से शहादत।
तो इसलिए कहा जाता है ये बहुत पहले थे, जो यंगेस्ट थे। तो ये 11 अगस्त और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 11 अगस्त को ही राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खान जी, इन्हीं लोगों ने भी शहादत दी थी, जैसे कि हमने बहुत सारी मूवी में देखा, आपने पढ़ा भी होगा। इनके लिए मैं अलग सा थोड़ा टॉपिक लाऊंगा, पर आज मेरे लिए खास था खुदीराम बोस जी कुछ अलग अंदाज में, इसलिए मैं गई। आपको मुजफ्फरपुर जाना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट आज बंगाल में नहीं है, आज बिहार में है। इसलिए ये सब आपको थोड़ा बहुत बस डेट याद रखिएगा कि 11 अगस्त 1908 को। ये डेट तो आपको वैसे भी रिमेम्बर रहेगी, क्योंकि इस दिन किसी एक की शहादत नहीं हुई है। 11 अगस्त को राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्ला खान जी की भी शहादत हुई है, और खुदीराम बोस जैसे एक यंग स्वतंत्र सेनानी की भी शहादत हुई है। थोड़ा अगर बोर लगा हो तो मैं आगे से थोड़ा और इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगा, पर आगे देखते हैं। मैंने आपको हर बार बताया कि आपको मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी डेट्स हैं वो मैं आपको रिमेम्बर अच्छी ट्रिक बताऊँ। अभी रिसेंटली कुछ अच्छे टॉपिक्स आए हैं, मैं आपको और प्यारे टॉपिक लाऊंगा। तो हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि उनकी शहादत के बाद उनका खुमार इतना बुरी तरीके से चढ़ गया था, अच्छी तरीके से कह दो, कि लोग उनके नाम की धोती बनाने लगे, उनके नाम की मतलब फितूर चढ़ गया था, क्योंकि इतना जवान स्वतंत्रता सेनानी चला गया, जवान व्यक्ति शहादत देकर चला गया। और आज के समय में ऐसा हो ही नहीं सकता कोई अपने देश के लिए ये 18 साल की एज में शहादत दे जाए। तो ऐसे वीरों को सलाम है मेरा, ये ऐसे वीर सपूत हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आते हैं किसी और स्वतंत्र सेनानी की कहानी लेकर, कहीं और जाएंगे, किसी और सिटी में बैठेंगे, देखेंगे, कहीं और जगह पे देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अपना प्यार देना।